your most welcome in MES Gorigan चैनल. इट इज़ एजुकेशनल चैनल. आज हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे. ये भाग 1 का वीडियो हम डाल रहे हैं. इसमें आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं मैंने अलग अलग डाल दिए हैं. ये सिर्फ समरी है चैप्टर का, ध्यान से देखिएगा. चैप्टर 1 का नाम है संख्या पद्धति इकाई 1 है, और जिससे रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में हम जानते हैं. अब इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमें मिलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में देखना पड़ेगा. और ये आपको पता होगा, ये अच्छे से क्लास में रिवीजन आपको कराया गया है. भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, ये याद होना चाहिए. जैसे मैं एग्जाम्पल नीचे ले रखा हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ कि भाजक किसे कहते हैं. ये बीच में जो संख्या होती है, ये जो 13 लिखा है यहाँ पर, ये भाज्य जो बीच में कटेगी, और जो जिससे काट रहे हैं वो 4 है, जो ये भाजक है. और ये बीच वाली ये जो है, ये संख्या हमारी क्या है, यस भाज्य है. और ये जो यहाँ पर निकल कर रहा है भागफल आ रहा है, और यहाँ पर जो बचेगा वो शेष फल होगा. तो ये आप अच्छे से जानते हैं भाग देना. तो इसी में आपको ये रखना है कि आपको क्लॉकवाइज ऐसे याद होना चाहिए. क्लॉकवाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इसमें आपको निकलेगा ये ऐसे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये सफ़र है आपका. सर ये समझ में नहीं आया. मीन्स भाजक यहाँ से आप जब चलिए, यहाँ से है ना, भाजक गुणे भागफल, यहाँ पर क्या करना, मल्टीप्लाई करना, प्लस भागफल गुणा करना, प्लस लगा देंगे यहाँ पर शेष फल. देखिए 4, यहाँ पर देखिए 4 3 12, 12 1 13, 13 के तो हमें ये मिल गया. क्या मिल गया बराबर में, ये हमें भाज्य मिल गया. तो भाज्य निकालने के लिए आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है इसको, प्लस इसको आपको ऐड कर देंगे. जब ऐड कर देंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी भाज्य. ठीक है, तो ये फिगर के माध्यम से दिमाग में आप बैठा लीजिएगा इसको, और नहीं तो आप ये फार्मूला देख लीजिएगा. फार्मूला रटना नहीं है, समझना है, तो इसके माध्यम से समझ लीजिएगा. कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है. इसमें कन्फ्यूजन है. भागफल सबको पता है, जो हमारा यहाँ रिजल्ट निकल के आता है ये भागफल है. शेष फल भी पता है. कन्फ्यूजन होती है भाजक कौन सा है और भाज्य कौन सा है. देखिए हम भाज्य ही निकालते हैं, सबसे पहले आगे भाज्य रहेगा. भाज्य जो बीच में संख्या जिस पे ही हम ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम काटते हुए आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखिए आधा जा लगा हुआ. ठीक है, तो ये होता है भाज्य. ठीक है, और ये भाजक होता है जिससे हम काटते हैं, जिससे हम संख्या को काटते हैं, एक का लिखा काटते हैं. ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा. वैसे लगभग बच्चों को याद होगा, तो याद कर लीजिएगा. भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल. मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल जोड़ देंगे तो आपको ये भाज्य मिल जाएगा. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को देखते हैं, और आप बहुत अच्छे से LCM SCF निकालना सीख ही गए हैं, और गुणनखंड भाग बीज से दोनों से निकालते हैं LCM SCF को. और यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखिए, भागफल बीज से निकाले हैं, मासा निकालने की विधि है. ये एग्जाम्पल में लिया 12 और ये 32 लिया. 12 और 32 का मासा निकालना है मुझे, महत्तम समापवर्तक. अब 12 से इसमें जो भी दो भी संख्या होंगी, 3 भी हो जाएंगी, तो इसमें जो आप आरोही क्रम में लगा लीजिएगा. छोटी संख्या सबसे पहले, आरोही और अवरोही में कन्फ्यूज होंगे तो आरोही में, जैसे आरोही मतलब छोटे से बड़े क्रम में, और आरोही बड़े से छोटे क्रम में, ये याद रखना. तो जैसे आरोही कभी लिख रहे हैं आरोही, और एक है अवरोही. मान लीजिए आप कन्फ्यूज हो रहे हैं सर आरोही और अवरोही में कैसे समझे. तो आरोही में क्या है, तीन अक्षर हैं, इधर टोटल मूल 4 अक्षर हैं. तो 3 है तो मतलब पहले छोटा आया तो मतलब आपको छोटे से बड़े की ओर चलना है. ठीक है, बढ़ते हुए चलना है. और अवरोही मतलब पहले बड़ा फिर छोटा, पहले बड़ा फिर छोटा. आरोही पहले छोटा फिर बड़ा. ठीक है, याद रखो. इसे असेंडिंग आर्डर कहते हैं, और इसे डिसेंडिंग आर्डर. ए मतलब पहले छोटे से शुरू हो रहा है, आगे की ओर बढ़ता जाएगा. ठीक है, और डिसेंडिंग डी से ए की ओर ले जाइए, इसको डी से ए की ओर ले जाइए, तो डिसेंडिंग आर्डर हो गया. ठीक है,
तो ऐसे कैसे भी याद कर लीजिए, दिमाग में होना चाहिए आपके, ठीक है। अब देखिए मैं इसका हाँ यहाँ पहुँचा था मैं कि अब जो इस छोटी संख्या होगी ये, अब बताइए ये क्या है, भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये है आपका भागफल, यहाँ पर ये हो रहा है शेषफल, और ये जिससे भाज्य जिसे काट रहे हैं ये है भाजक, और ये कट रही संख्या जिस पे क्रिया कर रहे हैं ये क्या है, यस ये है भाज्य, ठीक है। तो ये भाज्य हो गई है ना, सॉरी ये क्या हो गई, भाज्य हो गई। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, यहाँ 24 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे 36 हो जाएगा, जो कि 32 से यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार मैंने पढ़ा 24 से आया, घटाया तो 8 बचाया। जब 8 ये बच गया अपना, अब यहाँ पर जो ये जो 8 ही बचा है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक। अब जो यहाँ पर ये भाज्य आएगा, ये पहले वाला जो ये भाजक है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब 8 को, अब ये शेषफल सोचिए, शेषफल से अब यहाँ शेषफल भी है और यहाँ पर अब क्या हो गया, ये राइट भाजक भी हो गया, और ये भाज्य को यहाँ पर जो यहाँ भाजक था यहाँ भाज्य हो गया। अब 8 एकन्नम 8 2 बार ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि कटेंगे नहीं, तो 8 एकन्नम 8। अब यहाँ 8 12 में से 8 गए, 4 बच गया, यहाँ 4। अभी 8 कहाँ आएगा, राइट ये 8 आएगा यहाँ पर, और ये शेषफल अब क्या बन गया, भाजक बन गया। भाजक और 8 ये जो शेषफल था ये यहाँ पर अब क्या आके बना है, राइट ये भाज्य बन गया। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8, यहाँ पर ये कट गया। मतलब हमें लास्ट में 0 लेके आना है क्लास करके, मतलब शेषफल क्या लाना है, शेषफल 0 लाना, शेषफल इक्वल टू 0 लाना। जब 0 आ गया तो कट गया। हमारी संख्याएँ और होंगी तो आप फिर इसी 4 से जो आया है ये आप बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर HCF जो आ गया ये आपका, जो लास्ट में कटने के बाद जब जहाँ 0 हो जाएगा उसके पहले जो ये भाजक है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है ना। LCM निकालने का अगर 12 32 का है तो आप गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 12 32 लिखा आपने, उसके बाद आपने क्या किया, 2 का पढ़ा, 2 छंग 12 पढ़ा, यहाँ पर 2 16 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 3 कटेंगे नहीं, तो ऐसे आप इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे, है ना। तो आप इसको अच्छे से देख ही रहे हैं। अब आगे देखिए, जब ये हो जाएगा तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 32 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इतने को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया और 3 को यहाँ लिख दिया, तो 32 चाहिए 96, ठीक है। अब आते हैं LCM SCF के बीच में संबंध निकालने के लिए आते हैं, ठीक है। तो LCM SCF किसी भी 2 संख्याओं का, कोई भी 2 नंबर हो, मान लीजिए N1 हुआ और एक संख्या हुई N2 हुई, ठीक है। इनकी 2 की बात करूं तो LCM SCF का मल्टीप्लिकेशन करें किसका, जो भी नंबर 2 हों, इन्हीं दोनों के HCF और इन्हीं दोनों के LCM होने चाहिए। तो है कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एग्जाम्पल दूंगा, मान लीजिए किसी का 96 है, अभी मैंने यहाँ पर निकाला था 96 और यहाँ 4 निकाला। और पहली संख्या क्या है, 12 है, दूसरी संख्या है 32। 96 चौका 384 और 12 गुणे 32 करेंगे तब भी 384। तो यहाँ भी ये भी सही हो गया कि जो मैंने यहाँ पर एक ही संख्या का LCM निकाला था, और सॉरी SCF निकाला, और एक ही संख्या का LCM निकाला, और उनका जब यहाँ पर संबंध देखा कि LCM संबंध क्या निकाले कि LCM गुणे HCF इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, है ना। तो LCM SCF किसका, इन्हीं दोनों नंबरों का ही निकलेगा, है। तो ये 3rd नंबर नहीं। अच्छा 3 नंबरों के लिए इसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। 3 नंबर के लिए क्या होता है, अगर 3 नंबर हैं आपके सामने तो HCF ABC का अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है A गुणे B गुणे C, फिर मल्टीप्लाई इसका LCM ABC का निकालना है आपको, ठीक है। फिर LCM AB इंटू LCM BC इंटू LCM CA। तो ये आपको याद रखना है कि LCM SCF के बीच में क्या संबंध होते हैं। अब बात है ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य क्या होती हैं, जो कट जाएं, अभाज्य जो भाज्य ना हो, ठीक है, जो कटे
ना। अब कटने ना कटने से इसको देखते हैं कि कैसे क्या कटना ना कटना, ये मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझिएगा। यहाँ पर भाज्य वैसी संख्याएं हैं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाए, वे क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। और अभाज्य कौन सी होती हैं, जो एक और स्वयं से ही कटें, इसके अतिरिक्त और किसी संख्या से ना भाज्य हों ना कटें, वे क्या होती हैं, अभाज्य होती हैं। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 10 ले लिया। अब 10 किससे कटेगा, तो पहले तो 1 से कटेगा और 10 से, तो ये तो सारी संख्याएं स्वयं से और एक करते हैं। अब कोई ऐसा देखो कोई और भी संख्या से कटेगी, तो 1 के बाद मैं बढ़ा, 1 से 10 के बीच में ही होंगी संख्याएं, ठीक है। तो 1 के बाद मैं 2 बढ़ा, हाँ सर 2 पंचे 10 होता, 2 से कटेगा। 3 से नहीं कटेगा सर, ये 4 से नहीं कटेगा सर। 5, हाँ सर 5 से भी कटेगा। 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 तो है ही। तो सोचिए यहाँ पर ये स्वयं और 1 को छोड़कर ये 2 और 5 से भी कट रहा है। अगर आप ध्यान दे रहे हो 2 और 5 से भी कट रहा है, मीन्स ये संख्या क्या हो गई, भाज्य हो गई। 10 क्या हो गई, भाज्य होगी। तो सर अभाज्य का कोई एग्जाम्पल, मैंने 7 ले लिया। चलिए एक संख्या मैंने क्या ले ली, 7 ले ली। अब इस 7 को आप चलिए 2 तो आपके कटेंगे ही कटेंगे, कौन कौन से, एक तो 1, दूसरी 7। अब 1 और 7 की जो देखिए कोई संख्या कट रही है, 2 से नहीं, 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, तो ये कट ही नहीं रही है। अगर कट नहीं रही है तो ये क्या हो गई, अभाज्य। अभाज्य संख्या हो गई। मीन्स भाज्य वे संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए या कट जाए, तो भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है एक क्या है, तो संख्या जो एक होती है ना तो वो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो जैसे आपने 1 लिखा, तो 1 के 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक तो स्वयं और 1, ये तो दोनों संख्या वही हो गई। तो इसमें जो भाज्य भाज्य में हमेशा कहा गया कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से कट जाएं तो भाज्य है, जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी से ना कटे वह भाज्य है। तो यहाँ पर ये जो 2 संख्याएं आपको मिल रही हैं स्वयं और 1 वाली, यहाँ पर तो सिर्फ 1 ही मिल रहा है कि दोनों का 1 ही है, इसलिए इसमें नहीं आता है। इसलिए 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। 0 भी पूछ लेते कभी क्या है, धनात्मक है ऋणात्मक है, तो आप कहेंगे और ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो अब ये इतने अच्छी से आपको बात समझ में आ गई। अब बात आती है गुणनखंड की। किसकी बात आएगी, गुणनखंड की। तो जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड को ऐसा समझिए गुणा के खंड में, या ऐसा चीज़ जिसे आप किसी चीज़ के टुकड़े में बांट सको या किसी संख्या अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो उसका गुणनखंड है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पर 10 क्या है, ये 10 में 5 क्या है, इसका एक गुणनखंड ही है। 2 क्या है, गुणनखंड। 1 क्या है, गुणनखंड है। 10 क्या है, गुणनखंड है। मतलब मैंने यहाँ लिखा है कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह गुणनखंड होगी उस संख्या की। जैसे मैंने ले लिया 21 लिया। अब 21 लिया तो ये क्या 3 से कट जाएगा, हाँ सर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 3 क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। 1 से होगा, हाँ सर होगा। 2 से होगा, नहीं होगा। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 7 21 हो जाएगा सर। तो ये सब क्या है, इनके गुणनखंड ही कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपको गुणनखंड मीन्स किसी भी संख्या को गुणा के खंडों में ही लिखना क्या कहलाएगा, उसका गुणनखंड कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 12 लिख दिया, क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। अब 12 के गुणनखंड निकालना हो तो गुणनखंड भी आप तो निकालते ही हैं, 2 से काटते हैं। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। तो इसका क्या लिखा आपने, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, यही लिखा आपने, 1 है ना। 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब गुणा के खंड में ही लिखना, यही क्या है, गुणनखंड है। तो इसमें 2 क्या है,
इसका गुणनखंड है। 3 क्या है? गुणनखंड, मतलब 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। 12 का काटो, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, और 3 दूना 6 से भी कटेगी, तो 6 भी गुणनखंड है इसका। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या के कई सारे गुणनखंड हो सकते हैं। और ये याद रखिए कि जो कोई भी भाज्य संख्या होगी, प्रत्येक भाज्य संख्या का, कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या मैंने अभी लिया, जैसे आपके सामने ही लिया, यहाँ पर 12 लिया था, यहाँ 12 लिया मैंने आपके सामने। अब 12 जो लिया है मैंने, इसमें देखिए इसका अगर गुणनखंड अगर हम आप करें, गुणनखंड किए, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3। अब देखिए ये क्या हो गई? भाज्य हो गई, और ये क्या हो गई? अभाज्य हो गई हैं। तो ये भाज्य संख्या के गुणनखंड और अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 3 क्या है? अभाज्य है। इसमें अब बाकी जो भी संख्याएं हम लिखते जाएंगे, इसमें क्या होंगी? 2 के अलावा अभाज्य संख्याएं ही इसमें आगे आएंगी। ठीक है, तो जो इसमें भाज्य अभाज्य में यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो भी भाज्य संख्याएं होती हैं वो सदैव विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, लेकिन एक अपवाद इसका है, 2 ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। मीन्स 2 के 2 गुणनखंड हैं, एक 1 और एक 2, मीन्स एक स्वयं है और एक 1 है, और ये क्या है? अभाज्य संख्या है। हाँ, और सम भी है। बाकी कोई भी संख्या निकालेंगे वो विषम मिलेगी। तो पूछते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पूछेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 3 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 हो जाएगी। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात आती है परिमेय संख्या की बच्चों। तो परिमेय संख्या के बारे में आप सब बहुत अच्छे से पढ़े हैं, क्लास में भी आपको अच्छे से पढ़ाया गया। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए। P क्या हो? पूर्णांक हो। Q क्या हो? पूर्णांक हो, इंटीजर हो। लेकिन जो नीचे वाला Q है, डिनोमिनेटर है, वो इक्वल 0 के ना हो। ठीक है, इक्वल टू नॉट 0, मतलब 0 के बराबर ना हो। ये होती है परिमेय। अपरिमेय संख्या कौन सी है? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, PQ पूर्णांक हो और Q इक्वल टू नॉट 0 हो। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया 3, √3, √2, √5 etc। वैसे यहाँ पर 3/2, 4/5, 0/1, 1, ये सब परिमेय हो गई इधर। ठीक है, ये अपरिमेय हो गई। अब आई वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर कहते हैं, चैप्टर के नाम के हिसाब से देखते हैं। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों के मेल जहाँ पर दोनों हों साथ में, वो दोनों क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। मतलब परिमेय अपरिमेय के संग्रह को क्या कहेंगे? राइट, वास्तविक संख्या कहेंगे, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं पर बहुत सारे आपने जोड़, घटाव, गुणे, भाग के सवाल किए। अपरिमेय संख्याओं को आपने संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा था। तो इन दोनों को जब हम संयुक्त रूप से कहेंगे तो हम इनको वास्तविक संख्या के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी सी देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो परिमेय को मैंने R से दिखाऊंगा, अपरिमेय को UR से बोलूँगा, जो लिखा हूँ मैं यहाँ पर समझाने के लिए। तो परिमेय रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये इनरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई भी इनरेशनल नंबर जो होता है उसमें उसका जोड़, घटाव, गुणा, भाग अगर अनरेशनल नंबर से ही होता है तो उसमें हमें रेशनल भी संख्या मिल सकती है और इनरेशनल भी संख्या मिल सकती है। ठीक है, तो रेशनल, इनरेशनल। ठीक है, अब यहाँ पर रेशनल में यदि आप जोड़ते हैं या घटाते हैं क्या अनरेशनल नंबर, तो आपको इनरेशनल नंबर ही मिलेगा, याद रखिएगा। और रेशनल नंबर को भाग देते हैं रेशनल नंबर से,
लेकिन ये जिसे भाग देने 0 ना हो तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो कभी भी ये आपको शब्दों में लिख के आएगा, तब आपको सही से सोच के समझ के अपने दिमाग को यूज करके लिखना है। जैसे अनरेशनल नंबर आ गया कि अनरेशनल नंबर में अनरेशनल नंबर से गुणा किया जाए तो क्या मिल सकता है, तो अनरेशनल नंबर हो गया √2 गुणे √2, सोच लीजिए कैसे, तो √2 2 तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, √2 जोड़ के देखिए प्लस √2 2√2 है ना। इसके बाद देखिए घटाव के लिए 2√2 माइनस √2 √2 या √2 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया, मान लीजिए यहीं पे √2 माइनस √2 इक्वल टू 0। 0 एक क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि बट्टे में लिख सकते हैं। ठीक है, और भाग देने की बात अगर करें तो कोई भी √2 डिवाइड बाई किसी भी 2√2 कर दिया तब भी आपको क्या मिल सकता है, रेशनल। इस तरीके से आप इसको अपने दिमाग में जो भी क्वेश्चंस देंगे आपको वहाँ पर रेशनल इनरेशनल नंबर दे करके संक्रिया करके देख लेनी है कि क्या इसके आंसर क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करके देख लें। अब आती है भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हम पढ़े। अब एक भाज्य अभाज्य के साथ एक सह अभाज्य संख्या होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और इसे को प्राइम कहते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिहाजे से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आगे चल के काम ही आता रहता है। तो सहभाज्य संख्या कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ कि किसे कहते हैं सहभाज्य। तो भाज्य भाज्य तो आप लोग समझ ही गए कि भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है ना। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या है ऐसी दो संख्याओं का पेयर जिसके जो गुणनखंड हो एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। तो बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। जैसे मैं पेयर ले लिया 3 का और एक संख्या ले ली मैंने 7, 3 और 7 ले लिया। ठीक है, अब 3 का गुणनखंड क्या है, एक तो एक इसका भी गुणनखंड है, एक इसका है, तो ये तो कॉमन है, इसमें तो बोल रहे हैं एक या माइनस एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड। दूसरा क्या है, ये तो स्वयं 3 है, ये स्वयं 7 है, तो ये तो को प्राइम हो गए। लेकिन अभी एक बात और इसमें है, मान लीजिए यही होता 3 होता और 1 होता 6 होता, तब इसका गुणनखंड दो संख्याएं होती, इसका गुणनखंड 1 होता और 3 होता, इसका गुणनखंड 1 होता 2 होता और 3 होता। अब यहाँ देखिए एक तो कॉमन है, इसकी बात छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ 3 मिल गया, ये 3 मिल गया, अभी 3 मिल गया तो ये क्या हो गए, सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अब मैं यहीं पर क्वेश्चंस को बदलता हूँ, थोड़ा सा लेता हूँ 4 और 21 ले लिया। अब इसका गुणनखंड मैं अगर करूँ तो 2 1 2 दूना 4। ठीक है, इसका 1 तो है ही है, 2 से होगा नहीं, 3 7 21 7 3 21। तो देखिए 1 के अलावा इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं सर, यहाँ पर 2 गुणनखंड 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 7 है, तो ये क्या हो गई, 4 और 7 आपस में क्या हो गई, को प्राइम हो गई, सहभाज्य संख्या हो गई। मतलब जिनके गुणनखंड 1 के अतिरिक्त ना मिले, तो वो क्या हो जाएंगी, राइट, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम। जिसमें गुणनखंड कोई क्या मिलेगा, -1 या 1 ही मिलेगा कॉमन, बाकी और कुछ कॉमन ना मिले, वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं होंगी। और आपको इस चैप्टर में सिद्ध करने के लिए आया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। √2 के स्थान पर √3 भी आता है, 5 भी आ सकता है, 7 11 कुछ भी आ सकता है। तो ये वीडियो मैंने अलग से डाल दी है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार। ना समझ में आया तो आप बोलेंगे 1-2 वीडियो में और डाल दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एग्जाम में पूछते हैं, और
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, तो इसे भी आपको साथ में देखना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है। तो जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरीक़ों का, एक शांत हो जाता है, एक अशांत होता है। शांत क्या है, अशांत क्या है? जैसे आपने 2 से 10 को भाग दिया, 10 को भाग दिया, 2 पंचे 10 कट गया। अब ये जो है ये शांत हो गया, यहीं पर इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, यही रिजल्ट आ गया, ये हो गया शांत। ठीक है, अब मैं कहता यहीं पर, अभी शांत समझ में आ गया ना कि कट पिट के आके बिल्कुल शांत हो गया, बैठ गया एकदम। अब यहीं पर होता 3 से मैं देता 10 को भाग, तो 3 त्रिका 9 हो गया, बचा 1, दशमलव लगाया मैंने, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, 1 बचा, दशमलव लगा चुका हूँ, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9। अब ये बढ़ता ही रहेगा। तो क्या भैया शांत है? ये शांत है ही नहीं है, ये तो बढ़ता चला जाएगा, अनंत तक बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया अशांत। ठीक है, क्या हो गया? अशांत हो गया। अब शांत और अशांत में 2 चीज़ें होंगी। देखिए, अब अशांत में 2 चीज़ होगी, ये अशांत तो है, अब इसमें भी 2 चीज़ें होंगी। ठीक है सर, क्या 2 चीज़ें होंगी? अशांत में एक अशांत आवर्ती होगी, एक अनावर्ती होगी। आवर्ती मतलब कोई एक चीज़ आवर्त, जैसे यहाँ 3 का बार बार 3 ही आ रहा है, या कभी कभी आपको 3 6 मतलब पॉइंट के बाद कोई भी संख्या होगी ऐसे आएगा, या पॉइंट के बाद आपको 7 आ गया, या पॉइंट के बाद 3 5 7 ऐसे मिलता चला जाएगा आपको। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 3 5 7 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा रहेगा। मतलब जो इसके ऊपर बार लगी हैं वो भी क्या होंगी? शांत आवर्ती हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं जो संख्याएं हैं, कोई पैटर्न फॉलो कर रही हैं। तो ये जो है ये अशांत तो है ही है। अशांत में कौन सी अशांत है? आवर्ती है। ठीक है, अनावर्ती जिसमें कोई ये चीज़ें रिपीट ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3.3792012007 कुछ भी आ जाए, मतलब कोई पैटर्न या रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए कोई संख्याएं। मतलब संख्याएं मतलब कि वो पैटर्न रिपीट नहीं, जैसे 3 बार रिपीट हो रहे, 6 रिपीट हो रहे, 6 ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हो गई? आवर्ती होगी। अनावर्ती में सारी चीज़ें रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अब जो भी ये अशांत आवर्ती हैं, ये संख्याएं, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करता हूँ जो मैंने बीच में लिखा है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर ये जो शांत दशमलव प्रसार है, ये क्या होती हैं? ऐसे लिखे रहेंगे जो आपको मैंने दिखाया। तो वो क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अगर 2 से आपने 10 को भाग दिया, 2 पंचे 10 कट गया, ये जो 5 आया क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी, शांत वाली। ठीक है, और जो ये अशांत अनावर्ती है, ये भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। मतलब शांत भी परिमेय संख्या है, अशांत में 2 हिस्से हैं, इनके 2 बेटे हैं, इसमें से भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या है जो अशांत में, जैसे 0.3 है, बार के ऊपर लगा, इसको मैंने अच्छे से समझाया था, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। मतलब 0.3 को कैसे यहाँ तक पहुँचाना है मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो ये अशांत भी 2 प्रकार के हैं। अशांत में एक परिमेय के साथ है और एक अपरिमेय के साथ जाता है। जो अशांत अनावर्ती है, जिसका कोई पैटर्न फॉलो नहीं, रिपीटिंग नहीं होता है, वो अपरिमेय कहलाती हैं। और परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो मीन्स एक हो गया दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में एक शांत हुआ और एक अशांत हुआ। अशांत भी 2 प्रकार के, एक आवर्ती, एक अनावर्ती। और ये क्या है? परिमेय है, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये इनरेशनल नंबर। ठीक है, और ये रेशनल प्लस इनरेशनल बराबर रियल नंबर हो गया ये। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, या आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है ना। और इस चैप्टर में जब पढ़ रहे थे तो ये आया, यदि p² किसी संख्या से भाज्य है तो p भी उसी संख्या से भाज्य होगी। एग्जाम्पल में यदि 6² 3 से भाज्य है तो 6 भी 3 से भाज्य होगी। या a² 2 से भाज्य है तो a भी 2 से भाज्य होगी।
ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, एग्जाम्पल लीजिए, करके देखिए, 4-6 बार लिखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर है एक्स परिमेय संख्या है तो शांत अशांत दशमलव प्रसार। हर को अगर आप 2 की पावर n गुणे n 5 की पावर m की पावर में लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, अन्यथा वो अशांत होगा। तो बिना भाग दिए पूछते हैं कभी कभी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे दिए हैं तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि पिछले लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की घात से देख करके आप निकाल सकते हैं। आप ये फिर बता पाएंगे कौन सा शांत है या अशांत आवर्ती अनावर्ती संख्या है, आप अच्छे से बता सकते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ऐसे ही लगे रहिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करें आप लोग, ताकि आप सभी का रिजल्ट अच्छा आ सके। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।